नमस्कार। लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 87 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के चुनावी रण में राहुल गांधी, ओम बिड़ला, हेमा मालिनी, अरुण गोविल, शशि थरूर और एचडी कुमारस्वामी समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 87 में से 62 सीटों पर बीजेपी और इसके सहयोगी दलों को जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस को पिछले लोकसभा चुनाव में जिन 52 सीटों पर जीत मिली थी, उनमें से 18 सीटों पर इस चरण में मतदान होना है। दूसरे चरण के मतदान में बीजेपी के लिए अपना दबदबा कायम रखने की चुनौती है, जबकि कांग्रेस के लिए अपनी सीट बढ़ाने का अवसर। इस रिपोर्ट को देखें। दूसरे चरण की लड़ाई में सियासी पारा हाई है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 12 राज्यों की 87 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने इस चरण में 88 सीटों पर मतदान कराने की घोषणा की थी, लेकिन मध्य प्रदेश के बैतूल में एक उम्मीदवार की मौत हो जाने के कारण इस सीट पर फिलहाल चुनाव नहीं होंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में जिन 87 सीटों पर मतदान होना है, उनमें उत्तर प्रदेश की 8 सीट, राजस्थान की 13, मध्य प्रदेश की 6, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 3, केरल की 20, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 8, पश्चिम बंगाल की 3, असम की 5, जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा की एक सीट पर मतदान होना है। वहीं मणिपुर की 1 सीट पर दूसरे चरण में भी मतदान होना है। दूसरे चुनावी रण में कई सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड से, तो वहीं कोटा से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर तिरुवनंतपुरम से, भाजपा के तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु दक्षिण से, हेमा मालिनी मथुरा सीट से, वहीं अरुण गोविल मेरठ से, शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश बेंगलुरु ग्रामीण सीट से और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी मांड्या से चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिहाज से यूपी में सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। इसीलिए माना जाता है कि जिसने यूपी की चुनावी जंग जीत ली, दिल्ली भी उसी की होती है। यूपी में दूसरे चरण में पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्रों की 8 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में यूपी के जिन सीटों पर चुनाव होने हैं, उसमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा संसदीय सीट शामिल हैं। 2019 में भाजपा ने अमरोहा को छोड़ इस चरण की शेष 7 सीटें जीती थीं। अमरोहा पर बसपा काबिज हुई थी। अगर बात दूसरे चरण की हो तो ये न केवल भाजपा आरएलडी बल्कि सपा कांग्रेस गठबंधन के लिए भी कड़ी परीक्षा है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण की 87 में से 62 सीटों पर बीजेपी और इसके सहयोगी दलों को जीत मिली थी। वहीं जीत प्रतिशत के लिहाज से देखें तो ये आंकड़ा 71% रहा था। कांग्रेस को पिछले लोकसभा चुनाव में जिन 52 सीटों पर जीत मिली थी, उनमें से 18 सीटों पर इस चरण में मतदान होना है। इसमें 2019 में केरल में कांग्रेस के द्वारा जीती गई 15 सीटें भी शामिल हैं। इस तरह देखा जाए तो लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान में बीजेपी के लिए अपना दबदबा कायम रखने की चुनौती है, जबकि कांग्रेस के लिए अपनी सीटें बढ़ाने का अवसर है। पहले चरण के चुनाव में लगभग 65.5% मतदान हुआ था। इसीलिए दूसरे चरण में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाना भी एक बड़ी चुनौती होगी। पहले चरण में हुए कम वोटिंग से परेशान बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। पहले चरण में बीजेपी ने जहां कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के भ्रष्टाचार और परिवार को मुद्दा बनाया था, तो वहीं दूसरे चरण में रणनीति बदलते हुए बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र और मुसलमानों के तुष्टीकरण को बड़ा मुद्दा बना दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 21 अप्रैल को राजस्थान की चुनावी रैली में आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो लोगों की संपत्ति घुसपैठियों और उन लोगों में बांट देगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा
घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। पीएम मोदी कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को आरक्षण के मुद्दे पर भी घेर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां भी विपक्षी दलों की राज्य सरकार है, वहां विपक्षी दल SC, ST और OBC को मिलने वाले आरक्षण में कमी करके मुसलमानों को दे रही है। वहीं कर्नाटक में सभी मुसलमानों को OBC का दर्जा देने के कांग्रेस सरकार के फैसले ने बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ ध्रुवीकरण का एक बड़ा हथियार दे दिया है। एक तरफ कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता कह रहे हैं कि पीएम मोदी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा और उदित राज जैसे कई नेता विरासत टैक्स पर बयान देकर बीजेपी को बड़ा चुनावी मुद्दा दे रहे हैं। One has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says you get half of it, public gets half of it. उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए, ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। कई चुनावी रणनीतिकारों का मानना है कि पीएम मोदी सहित पूरी बीजेपी का कांग्रेस के घोषणा पत्र में विरासत टैक्स या SC, ST और OBC का आरक्षण कम करने के मुद्दे को उठाने के पीछे की वजह पहले चरण के मतदान में 2019 के मुकाबले लगभग 5% की कमी है। बीजेपी चाहती है कि उसके मतदाता अपने घरों से निकले और मतदान करें। अब देखना है कि दूसरे चरण में जनता का फैसला क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो क्या मुद्दे हैं जिन पर दूसरे चरण में जनता जो है वो अपना मतदान करेगी? इस लोकतंत्र के पर्व को कैसे मनाया जाएगा, कितना उत्साह है, ये तो वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे और ये समझने की, जानने की कोशिश करेंगे कि मुद्दों पर आखिर बात क्यों नहीं होती, बात तमाम और चीजों की क्यों होती है। तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अश्विनी शाही जी इस वक्त हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सुमित गर्ग जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पोक पर्सन है कांग्रेस पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। अतुल यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पोक पर्सन है समाजवादी पार्टी के, आपका स्वागत है सर। और इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद एहताशुमुल हक जी जुड़ गए हैं, जो कि नेता हैं TMC के, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम अश्विनी शाही जी आपके साथ करते हैं, क्योंकि जो हालात और जो स्थितियां हैं उसके अंदर अब ये कहा जा रहा है कि 13 राज्यों की 87 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ये 13 राज्यों की 87 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं? देखिए नेहा जी, हमारे लिए एक एक सीट महत्वपूर्ण है और चूंकि हमारा लक्ष्य बड़ा है, लक्ष्य हम बड़ा लेकर चल रहे हैं, तो सभी सीटों पर हम बेहतर तरीके से जो है महत्वपूर्ण तरीके से हम कहीं चुनाव में किसी सीट को हल्का लेकर नहीं चलते। अब रही बात, बार बार अभी मैंने आपका पूरा पैकेज सुना, उसमें कई चीजों की चर्चा हुई। आपने भी कहा मुद्दे बदल रहे हैं, मुद्दों पर नहीं चुनाव हो रहा है। आखिर जो मुद्दे विपक्ष को उठाने हैं, विपक्ष तो सिर्फ जो है आपके टेलीविजन चैनल पर आकर मुद्दे उठा देता है। विपक्ष के घोषणा पत्र में ये दिखाई दे रहा है कि ये कांग्रेस कह रही है कि बहुसंख्यकवाद इस देश में बर्दाश्त नहीं है। राहुल गांधी जी भाषण देते हैं तेलंगाना में जाकर कि हमने एक ऐतिहासिक कदम उठाया, अब क्रांतिकारी कदम उठाएंगे। ऐतिहासिक कदम था सर्वे का, जो उन्होंने घोषणा पत्र में दिया था आपने,
और क्रांतिकारी कदम है कि हम इसको लेकर पैसे लेकर बांटेंगे। उस पर मुहर लगाते हैं। अमेरिका में बैठे हुए इनके अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख जिनको कहा जाता है, वो कांग्रेस के अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख हैं, वो कहते हैं कि भाई यहाँ पर तो ये लागू होना चाहिए विरासत टैक्स, और कांग्रेस एक बार विरासत टैक्स लागू कर चुकी है। ठीक है, राजीव गांधी जी ने समाप्त कर दिया उसको, लेकिन ये लोग लागू कर चुके हैं अपनी संपत्तियों को बचाने के लिए, या जिस वजह से उन्होंने खत्म कर दिया वो अलग बात है। मगर इन सब चीजों को जोड़कर माननीय पूर्व प्रधानमंत्री 2006 में क्या कहते हैं, SC ST OBC पर भी, और खासकर पर्टिकुलर मुस्लिम का अधिकार यहाँ के संसाधनों पर सबसे ज्यादा है। AK एंटोनी साहब इनको रिपोर्ट दे चुके हैं, ये मुस्लिम पार्टी हो चुकी है। कर्नाटक में सभी जातियों को आरक्षण दे देते हैं। तो क्या ये देश के मुद्दे नहीं है? इन्होंने कहा बहुसंख्यकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अपने घोषणा पत्र में लिखा इन्होंने। तो हम इन्हीं बातों को जनता के बीच में समझा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हो या हमारे नेता हो, इन चीजों को बता रहे हैं कि कांग्रेस और अन्य दल आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। इनको अगर आपने मौका दिया तो ये क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। जिस ट्रैक पे भारतीय जनता पार्टी लेकर जाना चाहती है, क्या उसी ट्रैक पर कांग्रेस भी आते हुए दिखाई दे रही है क्या? क्योंकि यहाँ तो बात मुद्दों की नहीं हो रही, बात महंगाई की नहीं हो रही, बात बेरोजगारी की नहीं हो रही, बात महिला सुरक्षा की नहीं हो रही, बात भ्रष्टाचार की नहीं हो रही, बात विकास की नहीं हो रही। बात किसकी हो रही है? संपत्ति बंटवारे की बात हो रही है। बात किसकी हो रही है? आरक्षण की हो रही है, और उस पर सोने की हो रही है। ये तमाम चीजें जो हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी जिस ट्रैक पर कांग्रेस को लेकर जाना चाहती है, क्या वाकई उसी ट्रैक पर कांग्रेस पार्टी चलने का काम कर रही है और उन्हीं मुद्दों को उठाने का काम कर रही है? नेहा जी नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले तो कल 12 राज्य की 88 लोकसभा क्षेत्रों में होने वाले मतदान के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि वो राष्ट्र हित में अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करना सुनिश्चित करें। नेहा जी, आपने बहुत अच्छा वाजिब प्रश्न पूछा कि इस देश में चर्चा होनी चाहिए भ्रष्टाचार की, इस देश में चर्चा होनी चाहिए महंगाई की, इस देश में चर्चा होनी चाहिए महिला सुरक्षा की, इस देश में चर्चा होनी चाहिए बेरोजगारी। लेकिन दुख है कि पहले चरण में जब सत्तारूढ़ दल आया तो मोदी की गारंटी लेकर आया। जब हमने उसको मोदी की गारंटी के नाम पे इन मुद्दों पर घेरना चालू किया और वो घिरा, और उसका रिजल्ट ये निकला कि पहले चरण में इनको करारी मात शिकस्त नजर आ रही है। उसके चलते ये अपने ट्रैक रिकॉर्ड पर वापस आए और इस देश को वापस सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का काम कर रहे हैं या धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। नेहा जी, बड़ा दुख का विषय है। इस देश का प्रधानमंत्री इस देश के नागरिकों के लिए, इस देश के अल्पसंख्यकों के लिए कितनी हीन भावना रखता है। किस ओर प्रधानमंत्री जी इस देश को ले जाना चाहते हैं। उनका एक एक शब्द उनके समर्थकों के लिए आदेश के समान होता। कल को कोई अनहोनी हुई तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इस देश के प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। मैं तो कहता हूं, अगर कहीं ना कहीं लायरोलॉजी में PhD की डिग्री मिलती हो झूठ बोलने की, तो इस देश के प्रधानमंत्री जी को दे दी जाए। प्रधानमंत्री जी को 10 साल शासन करने के बाद ये समझ में नहीं आया कि राज्यों में OBC के आरक्षण में अन्य जातियां तो कैसे जोड़ा जाता है। उसकी एक प्रक्रिया है और उसकी परमिशन फाइनली केंद्र सरकार देती है, केंद्र का OBC आयोग देता है, जब जाके जातियां जुड़ती हैं। नहीं, लेकिन ये तो कह रहे हैं ना कि मुस्लिम तुष्टीकरण की बात आप लोग करते हैं, मुद्दों से भटकाने का काम आप लोग करते हैं। SC ST OBC के आरक्षण को कम करके मुसलमानों को देने का काम आप लोग करते हैं चुनाव से पहले, तो फिर दूसरों पे ये आरोप लगाना कितना जायज है और कितना वाजिब है? मैं वही बता रहा हूँ नेहा जी, कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुसलमान या किसी भी जाति धर्म का नाम नहीं है। ये तो खुद लेके आए। जब ये घिर गए, इनको समझ में नहीं आया अब क्या करना है, तब ये लेके आए। आज ही पता लग, कल ही भ्रष्टाचार उनका इस देश में आलम ये हो गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे इन्होंने खुली लूट की। कल ही वॉशिंग मशीन में वापस तो मसला ये भी उठाया जाता है ना कि मनमोहन सिंह ने एक वक्त पे ये भी कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। बिल्कुल बिल्कुल मैं इसी बात पर आ रहा था, बिल्कुल इसी बात पर आ रहा था। वो पूरा वीडियो नहीं सुना, वो पूरा वक्तव्य नहीं सुना। इस देश के प्रधानमंत्री ने जानबूझ के इस देश के साथ छल किया। माननीय मनमोहन सिंह जी ने कहा था
वो पूरा अगर आप वक्तव्य सुने तो उन्होंने ओबीसी, एससी, एसटी, महिलाएं, बच्चों का नाम लिया था और ये उन्होंने कहा था, और पर्टिकुलर उसके बाद उन्होंने कहा था लास्ट में कि इसमें माइनॉरिटीज स्पेशली मुसलमानों का भी दावा, पहला दावा होना चाहिए। तो उन्होंने सबको इंक्लूड किया था, लेकिन डॉक्टरेट वीडियो देश के सामने पेश किया जा रहा है। अगर आप चाहें तो मैं अभी वो वीडियो, वो वक्तव्य मनमोहन सिंह जी का आपके दर्शकों को सुना सकता हूं, जिसमें उन्होंने इन पूरी जमात के लिए कहा था कि इनका पहला अधिकार देश के संसाधनों पर होने का दावा किया की बात करी थी, उन्होंने अधिकार की बात नहीं करी। ठीक है, चलिए मैं आज बड़े दुख का, अतुल जी, मैं अभी 1 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूं, मैं एक बात और बोल दूं। आज बड़ा दुख हुआ मुझे जब देश के प्रधानमंत्री ने दो पूर्व स्वर्गीय शहीद प्रधानमंत्रियों को गंदी राजनीति का शिकार बनाया। क्या कहा कि राजीव जी ने विधेयक कानून बदल दिया। अरे साहब, सरकारें तो रोज कानून बदलती हैं, तो उन्होंने कितनी संपत्ति ली, कितनी संपत्ति के लिए कानून बदला। अरे आप 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, देश को बता दो ना, ये झूठ क्यों बोलते हो कि वो बदल दिया। ये कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि प्रधानमंत्री जी हताश हैं, निराश हैं, हतोत्साहित हैं, जब जाके इस तरह की बातें कर रहे हैं। और हक साहब करूँ से पहले अश्विनी जी कुछ कहना चाहते हैं। अश्विनी जी बात रखिए अपनी। देखिए, बार बार ये भ्रम फैलाते हैं कांग्रेस के लोग। एकदम सही कहा इन्होंने कि उसमें मैंने भी कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी ये कहा, और उसमें लिखा है अंग्रेजी में पर्टिकुलर मुस्लिम। जो भाषण दे रहे थे मनमोहन सिंह जी, पर्टिकुलर मुस्लिम, भाई एससी, एसटी, ओबीसी सबको कहते हैं, अल्पसंख्यक कह रहे थे। पर्टिकुलर मुस्लिम कहने की क्या जरूरत थी? संसाधनों पर अधिकार पर्टिकुलर मुस्लिमों का पहला है। तो भाई अब आप मुस्लिमों का कह रहे हैं, तभी 2014 में एक एंटोनी गलत बात जो आप ही के नेता थे, एक बार नहीं, उसमें महिला और बच्चे इन्होंने स्किप कर दिया, उन्होंने महिला और बच्चे भी बोला। सब कुछ है, लेकिन पर्टिकुलर मुस्लिम भी है उसमें। ये बिल्कुल है, के लिए मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन केवल मुस्लिम है ये भी नहीं है, उसमें ये है कि एसटी भी है, एससी भी है, ओबीसी भी है, महिला भी है, बच्चे भी है। आप उसको इंक्लूड क्यों नहीं करते? क्यों देश का प्रधानमंत्री सच नहीं बताता? क्यों देश का प्रधानमंत्री अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है? आपने कर्नाटका में किस तरीके से सारे मुस्लिमों को ओबीसी में डाल दिया और समझा रहा है कि आप उसकी रिपोर्ट केंद्र में शासन में है ना, आप उसकी रिपोर्ट पेश करिए। अरे शब्दों की क्यों बात करते हैं प्रधानमंत्री जी? अगर ऐसा कुछ है तो आप रिपोर्ट पेश करिए। आज ही कल ही कर्नाटका के मुख्यमंत्री आदरणीय सिद्धरामैया जी ने पूरी बात ये कहते हुए कि इस देश के प्रधानमंत्री का ज्ञान कम है, मैं ज्ञानवर्धन कर देता हूँ, उनके अपने वक्तव्य जारी किया, सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा है। मैं फिर भी आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री अपील करता हूँ कि कर्नाटका की वो पूरी रिपोर्ट। ठीक है, सीधे मैं रुक कर लेती हूँ अतुल जी का। अतुल जी, सवाल इस बात को लेकर है, देखिए तो आप लोगों पे भी आरोप लगते हैं कि एमवाई समीकरण की ही बात करते हैं, बाकी किसी की बात समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं की जाती है। कल अब 8 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, ये भी काफी अपने आप में अहमियत रखते हैं। आप कहते हैं कि हम जीत का दावा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा सीटें हम निकाल के लेके आएंगे। कैसे? यहाँ पर तो बात अब मुस्लिम तुष्टिकरण की हो रही है और सीधे सीधे कटघरे में आप लोग भी आ जाते हैं कि बाकियों की बात नहीं होती, एमवाई समीकरण की बात होती है, मुस्लिम और यादव। नहीं, देखिए, हम पीढ़ी की बात करते हैं, हम जाति जनगणना की बात करते हैं, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी सभी वर्गों को साथ में लेके चलने की बात करती है। समाजवादी पार्टी द्वारा सभी वर्गों को साथ लेके चला जा रहा है। आज मैं यहाँ पे, आज जो वर्तमान में जब यहाँ आपके चैनल के मैं बैठा हूँ, डिबेट में बैठा हूँ, मैं कन्नौज से बैठा हूँ। आज कन्नौज में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा नामांकन किया गया, तो इस नामांकन में सभी वर्ग, सभी जाति वर्ग के लोग आए। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी एक जाति या एक धर्म या ऐसा कुछ, सभी को हम साथ में लेके चलते हैं और समाजवादी पार्टी सभी को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। हम सबके साथ चल करके इस बार उत्तर प्रदेश से जो है भाजपा को हटाएंगे और समाजवादी पार्टी की जीत होगी, इंडिया गठबंधन की जीत होगी। और जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन जो है जनता ने तय कर लिया है। ठीक है, परिवर्तन तय कर लिया है। एहतेशामुल जी, कितने इत्तेफाक रखते हैं आप, क्योंकि पश्चिम बंगाल की भी 3 सीटों पर कल चुनाव होने वाला है? जी, सबसे पहले एपीएन के आपके तमाम जितने पैनलिस्ट है सबको मैं नमस्कार करता हूँ। और नमस्कार नेहा दुबे जी, बहुत ही अच्छे विषय पे आज डिबेट हो रहा है। कल पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में सेकंड फेज में
12 राज्यों में 88 लोकसभा सीट में कल वोट दिया जाएगा कल। तो हम समझते हैं, हम तमाम जितने भी हमारे अतुल जी अभी कह रहे थे और सुमित गर्ग जी भी मैंने सुना और हमारे मित्र जो है अश्विनी शाह जी को भी मैंने सुना। पश्चिम बंगाल में सर 3 सीटों पर चुनाव है, बताइए जल्दी से कि कितना अहम रखते हैं और कितनी अहमियत है टीएमसी के लिए? पूरी अहमियत है हमारे यहाँ टीएमसी के, समझ लिए कि जबरदस्त तरीके से समझ लिए हमारा काम हो रहा है। हमारी नेत्री ममता बनर्जी और हमारा युवा नेता अभिषेक बनर्जी ने समझ लिए जबरदस्त तरीके से हमारे यहाँ योजनाएं तकरीबन समझ लिए कि पिछले 13 साल में हम लोग 70 योजनाएं किए लोगों के लिए, गरीबों के लिए, जो भी हमारे जितने। लेकिन बीजेपी तो कह रही है इस बार पश्चिम बंगाल में क्लीन स्वीप करेंगे। क्या क्लीन स्वीप करने की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, कह रहे पश्चिम बंगाल में सारी की सारी सीटों पर कमल खिलेगा। नया दुआ जी जबान अपनी है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो बहुत कुछ बोल सकते हैं। वो देखिए तिलमिलाए हुए हैं, अभी नया स्लोगन दिए हैं। 2014 में कहे थे कि 15 लाख रुपया देंगे और 10 करोड़ प्रतिवर्ष से 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देंगे नौजवानों को। और नए सारी बहुत सारी जो मीडिया, आप जैसे मीडिया जो मीडिया है, आपने सवाल किया जब होम मिनिस्टर साहब से, उन्होंने कहा कि वो चुनावी जुमला था। देखिए ये जुमला है, भारतीय जनता पार्टी एक जुमलाबाज पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की जो जमीनी स्तर है बहुत ही ठीक है अश्विनी जी, देखिए ये बात तो कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज पार्टी कहती कुछ है करती कुछ, और जो कहती है वो करती नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा नेहा दुबे जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज है। देखिए जनता, देखिए यहाँ की जनता 140 करोड़ का जनता समझ लीजिए, यहाँ समझ गई। तीसरी बार देखिए मेरी बात एक मिनट सुन लीजिए दुबे जी, हम कहना चाह रहे हैं स्पष्ट रूप से कि देखिए जो चीज एक बार गलती हो गया, 2 बार गलती हो गया, 3रा बार गलती हमारे यहाँ भारत के लोग करने नहीं जा रहे हैं। और जो है इंडिया के नाम से जो गठबंधन हुआ उसी की सरकार, देखिए सबसे बड़ी यहाँ काम होना चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान की बात होनी चाहिए। ठीक है, तो कह रहे गलती हो गई, अब की बार गलती नहीं करेगी देश की जनता। नहीं, अब की बार जनता जो है इंडिया के नाम से जो गठबंधन हुआ है तमाम। अब थोड़ा सा धैर्य रखिए, नहीं ऐसे नहीं, अब रुक जाइए। नेहा जी देखिए 2 बार गलती कर दिया, इसका मतलब कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी को हटाने वाली है, ये कह रहे हैं। 2 बार गलती कर चुकी है, ये खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, मैंने तो कहा नहीं। मैं जो कह रहा हूँ 2 बार गलती मेरी योजनाएं की हैं। आप एक बात बताइए, आप बताइए सर जी, आपने 15 लाख दिया क्या? आपने 2 करोड़ 25 रोजगार दिया क्या? मेरी मोटिव आपने समझे, मेरी बात आपने समझे। अरे आपकी बात हम समझ गए, आप सरकार को जवाब दीजिएगा भाई, लगातार मेरी बात सुनिए, नहीं हो पाएगा। आप 15 लाख रुपया दिए क्या? आपकी सरकार 15 लाख रुपया दिए क्या? आपने 2 करोड़ 25 रोजगार दिए क्या? आप देखिए बोलना कहनी और करनी में फर्क है, बात समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ जुमले से नहीं चलेगी, काम करके दिखलाना होगा। हम लोग ने योजनाएं की, हम लोग ने लोगों के लिए ऐसे जनता हमारे 213 सीट में थी बंगाल में, तीसरी वर्तमान सरकार जो हमारी बनी है। तो ये सब तो देखिए नेहा जी, इन लोगों ने जो कहा अभी ईश्वर करे इनके मुंह में घी शक्कर की ममता बनर्जी की सरकार अगली बार जनता ना पसंद करे। लेकिन एक सवाल जो आपका था उसका जवाब दे रहा। सवाल ये था कि हमने जो कहा वो नहीं किया। ये तो भाई पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में नहीं। आप लोग तो एक अच्छे मीडिया के अच्छे प्रस्तोता हैं। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को उठाकर देख लीजिए। हमने जो कहा वो सारे वादे पूरे किए। 370 हमने हटाया, 35 हटाया, 3 तलाक कानून बनाया, सीए लगाया, यूसीसी हमारे एक राज्य ने लगाया, राम मंदिर बन गया, हमारे एजेंडे में था। ये सारी चीजें हमने किया, ये हमने डंके की चोट पर अपने एजेंडे में रखा था। और किसने किसका एजेंडा पूरा किया जरा बता दीजिए। ये तो कहने वाली बात है। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में और सख्ती होगी इन चोरों पर, भ्रष्टाचारियों पर। अब और नए नए आयाम गढ़े जाएंगे, नई नई चीजें की जाएंगी। नहीं, ये कहा जा रहा है कि पहले चरण में वोटिंग कम हुई है, उससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई। इससे पहले तो आप परिवारवाद पे निशाना साध रहे थे, नहीं, अब तुष्टिकरण की राजनीति पे उतर आए हैं। वो पहले चरण की वोटिंग ने तो बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी स्थिर रूप से 400 पार कर रही है। पहले चरण की वोटिंग ने बताया है। ये आज घबराहट क्या है? मतलब कम वोटिंग होती है तो वो मौजूदा सरकार की फेवर में जाती है। नहीं, आप बताइए, आप ही लोग चर्चा करते हैं। ज्यादा वोटिंग होती है तो कैसी एंटी इनकम्बेंसी है? कम वोटिंग हुई, 4% कम हुई तो एंटी इनकम्बेंसी कैसे कह लेंगे आप इसको? ये तो हमारे लिए प्रो इनकम्बेंसी है, हमारे लिए आया, जनता ने किया। तभी तो कांग्रेस का बौखलाना देखिए ना कांग्रेस का, कि कांग्रेस के राहुल गांधी कहने लगे मोदी घबरा गया, भाग गया। अपने बाप से भी ऐसे बात करते थे वो, ये अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो।
अब अखिलेश जी ने 11 जगह प्रत्याशी बदल दिए। नेहा जी इनसे कहिए ये सभ्यता के घबराहट दायरे है। में बात करें। नहीं नहीं नहीं, इस तरह सभ्य भाषा का प्रयोग करके ये अपने संस्कृति का परिचय दे रहे हैं, बीजेपी के डीएनए का परिचय दे रहे हैं। किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ये अपने बाप के लिए? ये शब्द है जिसमें आपको चरित्रवान पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं, ये चरित्र है इनका। राहुल गांधी क्या है? गंदे हैं, गंदे नाली के कीड़े हैं क्या? राहुल गांधी गंदी नाली के कीड़े भाषा का हैं। इस्तेमाल कर रहे हैं नेहा जी, ये आपके चैनल पर बैठ के इस तरह प्रदूषण फैला रहे हैं, भाषाई प्रदूषण। इनको शर्म आनी चाहिए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या बोल रहा था? अब सुनिए हमारी लैंग्वेज। अरे तुम्हारा प्रधानमंत्री क्या बोल रहा था उसका सुनिए, आपका नरेंद्र मोदी क्या बोलता है उसका सुनिए, क्या बोलता है वो उसका सुनिए। लेकिन मैं ये भाषा का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि तुम्हारे जैसा संस्कार नहीं है, वो भाषा मेरे में नहीं है जो आप कहीं ना कहीं सिखाता हो कि चरित्रहीनता कैसे की जाती हो, भाषाई मर्यादा को कैसे तोड़ा जाता हो, वो आप लोगों को सीखना है, वो आप लोग सीख चुके हैं, दुनिया को सिखाना चाहते हैं, दुनिया आपसे नहीं सीखना चाहते। राहुल गांधी को नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। यही बौखलाहट है नेहा जी, यही बौखलाहट है इनकी। नहीं, तरीका नहीं है ना, ये गलत तरीका है सर, ऐसे थोड़ी ना होता है। मुंह मोड़ना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, लेकिन ये बच नहीं पाएंगे, ये एक्सपोज हो चुके हैं दुनिया के सामने, इनको कुछ नहीं मिलने वाला, ये हार चुके हैं, हताशाही बयान दे रहे हैं, ये इस भाषा का इस्तेमाल करेंगे। ये इस तरह इनकी ये कैसे प्रवक्ता है, ये प्रवक्ता की भाषा है, भाजपा में प्रवक्ता की ये भाषा हो सकती है? रोम के क्या नहीं, ऐसे नहीं सर, आप लोग दोनों ही सम्मानित हमारे लिए, ये कोई तरीका नहीं है, इस तरह से नहीं बात कीजिए। ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? अतुल जी मैं देखिए प्लीज, ऐसे नहीं, अगर ऐसे एक दूसरे पर कटाक्ष करेंगे या निजी हमले करेंगे तो प्लीज मुझे दूसरे का रुख करना पड़ेगा। ये तरीका नहीं बात करने का, न प्रधानमंत्री के लिए आप कुछ बोलिए, न सांसद के लिए कुछ बोलिए, हमारे लिए आप भी सम्मानित है, सब सम्मानित तो है। देश के प्रधानमंत्री को राहुल गांधी बोलेगा, अब मैं यही शब्द यूज कर रहा हूँ, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री को बोलेगा इस तरीके से, ठीक है, उसके संस्कार क्या है? जब देश का प्रधानमंत्री 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड मुद्दे पे बात करेंगे ना, मुद्दे से क्यों आप लोग भटक जाते हैं? की विधवा औरत कहता है, जब देश का प्रधानमंत्री ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं नहीं जी प्लीज, फिर आप मुद्दे से भटक रहे, नहीं भटकना हमें। जब तो तालियां ठीक है अतुल जी, नहीं ठीक है ठीक है, सुमित जी, राहुल गांधी के माँ बाप ने जो उसको संस्कार दिए वही वो बोल रहा है। अतुल जी मेरा सवाल आपसे है, सर भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है ऐसा कुछ नहीं है, नरेंद्र मोदी को कितना संस्कार दिए थे जो बोल रहा है? ठीक है मैं आती नहीं, वो फिरोज गांधी के पोते नहीं है, बड़शंकर हिंदू नहीं है, पारसी का अरे हिंदू हो जाता है, वो तो अंग्रेजों के दलालों का ईसाई वंशज है, जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली करी, उनका वंश आगे बढ़ा रहा है। कहता है हम जने वाले हिंदू हैं, जने वाले पता है आपको कैसे हैं आप? अंग्रेजों की दलालियां करते थे, माफीनामे लिख के भेजते थे, आज वही आगे बढ़ के आए हो, दुनिया में देखा ये बता रही है कैसे हो, कि सबको पता है। मांगी थी सुप्रीम कोर्ट में, राहुल गांधी ने माफी मांगी, नवाज में जवाहरलाल नेहरू ने मांगी, मोतीलाल नेहरू अंग्रेजों की वकालत करते थे, दलाली करते थे, जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजों की। सुमित जी देखिए मैं आवाज मत करवा दूंगी आप लोगों की, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक बार करूंगी, 2 बार करूंगी, बार रिक्वेस्ट नहीं करूंगी ना सर, ऐसा तरीका नहीं है ना, ये डिबेट करने का तरीका नहीं। बोलने वालों का हमारी बात सुने, जवाब से अपने टाइम पर बीच में बोलेंगे तो जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। हाँ ठीक है, एक एक करके जवाब दीजिए, और प्लीज भाषा की जो एक संयमता होती है उसको बनाए रखिए आप। एक मैंने कोई गलत नहीं बोला, गलत नहीं बोलना है ना, गलत नहीं बोलना है सर, नेशनल टीवी चैनल पे बैठ के हम भाषा को संयम रखेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे कि किसी को भी कुछ भी बोल दिया। ठीक है, देखिए अतुल जी आपने सुना अभी अश्विनी जी को, ये तो कह रहे हैं पहले चरण में भले ही थोड़ी कम वोटिंग हुई हो, लेकिन ये तो हमारे फेवर में है कि अभी 65.5% मतदान हुआ है, और भले ये कह रहे हो कि देखिए दूसरे चरण के लिए प्रतिशत बढ़ाना है, और यही वजह है कि मुद्दों को बदल दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है चलिए कम वोटिंग हुई है, लेकिन जनता सरकार नहीं बदलना चाहती तब भी कम वोटिंग होती है, और ये मौजूदा सरकार के फेवर में जाता है, लगता है आपको ऐसा? देखिए जनता ने परिवर्तन का मूड बना लिया है, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को परिवर्तन करने के लिए वोट दिया, और भारतीय जनता पार्टी इससे डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महंगाई कम नहीं करी गई, युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया, किसानों की समस्याओं को हल नहीं किया गया, न किसानों की MSP लागू की गई, किसान जो अगर धरना दे रहे थे तो उनके लिए वहां पे दिल्ली में कीलें बिछा दी गई। अब
अब विभिन्न समस्याएं हैं, जनता जान चुकी है, किसान है, रोजगार, बेरोजगार युवा है, महंगाई इतनी चरम पर है कि हर आम परिवार या हर इंसान का बजट खराब हो गया है। इतनी महंगाई चरम पर है। डीजल पेट्रोल जो इन्होंने वादा किया था कम करने का, क्या उसके दाम कम हुए? 100 रुपए के आसपास हैं। तो ये सब चीजें जनता को दिख रही हैं। जनता ने परिवर्तन के लिए वोट डाला और जनता ने अपना मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ करके फेंकना है, और इसीलिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में भारी से भारी सीटें जीत रहा है और समाजवादी पार्टी के द्वारा। ठीक है, लेकिन ये कैसे संभव हो पाएगा सुमित जी? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में राजस्थान में 21 अप्रैल को रैली की थी। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया था कि अगर सत्ता में कांग्रेस आती है तो वह लोगों की संपत्ति, घुसपैठियों और उन लोगों को बांट देगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं। नेहा जी, कैसी बेतुकी बात प्रधानमंत्री जी ने की। क्या ये हो सकता है? मंगलसूत्र की बात करेंगे, संपत्ति की बात करेंगे। अरे बात करनी है तो प्रधानमंत्री जी को करनी थी कि देश की बेरोजगारी दर 8% से ज्यादा है, मैं इसको कैसे कम करूंगा। प्रधानमंत्री जी को बात करनी थी तो ये करनी थी कि इस देश में शिक्षित बेरोजगारी दर 65% से ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा है, उसको कैसे कम करूंगा। इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी बात नहीं करते, मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। तो मुझे तो प्रधानमंत्री जी के लिए रहीमदास जी का एक दुआ याद आ जाता है, बड़ा हुआ तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अरे प्रधानमंत्री जी, ये देश इन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता। युवा को रोजगार चाहिए, महिला को सुरक्षा चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहिए। ये आप क्या, ये बताइए कि आपने जो इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला किया था कि नहीं किया था, तो क्यों किया था? इसके दोषियों के साथ आप क्या करने जा रहे हैं, उस पर श्वेत पत्र लाके जनता के सामने रखते। लेकिन बड़े दुख का विषय है, प्रधानमंत्री जी इनसे भागते हैं। प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र की बात करते हैं तो इस देश की जनता पूछती है कि मंगलसूत्र की तो बात बाद में करना, पहले ये बताओ जिसको मंगलसूत्र पहनाया था उसका क्या, उसकी गारंटी का क्या? तो प्रधानमंत्री जी निरुत्तर हो जाते हैं। 3 दिन पहले मेरे पास में 20 किलोमीटर दूर आए थे नेहा जी प्रधानमंत्री जी, सभा कर रहे थे। बार बार मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, कह रहे थे कि कुछ बहुत सारे हमारे साथी रास्ते में वो पहुंच नहीं पाए, उनको भी मेरा नमस्कार। नेहा जी पता है वो क्यों कह रहे थे? क्योंकि पंडाल खाली था, लोग सुनना नहीं चाहते, लोग समझ चुके हैं, भाजपा और प्रधानमंत्री जी एक्सपोज हो चुके हैं। मैं फिर कहूंगा, रहीमदास जी ने कहा था रहीमन फाटे दूध से मठेर माखन होए, तो इनका दूध फट चुका है। चरित्र दुनिया देख चुकी है कि भ्रष्टाचार पे इनका क्या सियासी नीति है। जवाब दे दूं। अभी आपने देखा जिस अजीत पवार को जिस घोटाले के लिए ये कहते थे कि चक्की पीसिंग उसमें उसको क्लीन चिट दे दी, उसकी पत्नी को क्लीन चिट दे दी। ठीक है, फिर मैं हाथ से भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना चाहते हैं। ठीक है सर, हो गया। अश्विनी जी जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड को कहते हैं घोटाला है, तो 2000 करोड़ इनको मिला है, तो ये नैतिकता के आधार पर वापस क्यों नहीं कर देते? तो घोटाले में ये भी सहयोगी हैं। जवाब दूंगा, ये जवाब नहीं देंगे। दूसरा, जो अभी उन्होंने प्रधानमंत्री जी की पत्नी पर कहा, आज तक सोनिया गांधी ने कभी मंगलसूत्र पहना हो तो कोई दिखा दे, बता देना। मंगलसूत्र तो उस समय इन लोगों ने जमा करा लिया था 71 का, वो चुनाव हार के देश के आह्वान करके लोग महिलाओं का मंगलसूत्र जमा करा लिया। सिखों के किसने मंगलसूत्र उतरवा दिए? इन लोगों ने 3000 सिखों को कटवा दिया। उनके मंगलसूत्र की बात भी कर ले। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए आज चुनाव का जो दौर चल रहा है, कांग्रेस के पास कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश में 2% से कम वोट है, देश में 43, एक बार 44 मिला, एक बार 53 मिला। लोकसभा में विपक्ष के नेता लायक सीट जनता नहीं दे रही। जनता ने मन बना लिया है कि मजबूत नेतृत्व। और बात कह रहे हैं कि योजनाओं की बात नहीं करते हैं। मैं कहता हूं कि फ्रेजाइल 5 में अर्थव्यवस्था की टॉप 5 में ले आए, पीपीपी में 3रे नंबर पर, मैन्युफैक्चरिंग में 3रे नंबर पर, इंफ्रास्ट्रक्चर में 2रे नंबर पर। विश्व में हम एक्सपोर्ट हमारा बढ़ गया है। आज ये लोगों के शासन काल में सोना गिरवी रखा जाता था। बेरोजगारी कम हुई क्या? $650 बिलियन का जो है बेरोजगारी कम हुई क्या? युवाओं को रोजगार मिला क्या? रोजगार मसलों पे बात करें। महंगाई बढ़ गई है। हंगर इंडेक्स में कहाँ हमारा देश आ गया सर? 80 करोड़ लोगों को अनाज बांटने का क्या मतलब है? ये क्या बताता है, क्या जता है? हमारे देश की जनता को अगर आवश्यकता है तो देश इस लायक है कि अनाज दे रहा है। ये शरद पवार जी सरकार के मंत्री थे, तो ये कौन बीच में बोल रहा है? थोड़ा सा धैर्य रखे और अपना राहुल गांधी ना बने। तो उसमें जो है
शरद पवार ने मना कर दिया कि हम देश में को अनाज नहीं दे पाएंगे। और आनंद फानन में ये बताइए कि फूड की सिक्योरिटी कौन लेकर आया था? फूड सिक्योरिटी की गारंटी कौन लेकर आया था? भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से दे रही है राशन। जब कांग्रेस की सरकार थी तो गरीबों को राशन नहीं मिलता था क्या? कहाँ मिलता था? पैसे लेकर मिलते थे। कहाँ मिलता था राशन? हाँ। राशन बेचते थे ये लोग। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बेचती थी, कांग्रेस पूरे देश में बेचती थी। मैं शरद पवार का बयान बता रहा हूँ, नहीं दिया था उन्होंने। मैं काफी देर से लाइन पे हूँ। जल्दी से मैं आ रही हूँ, मैं हक साहब करूँ, मैं आ रही हूँ। सुमित जी आती हूँ। हक साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए पश्चिम बंगाल में भी लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है अपना संगठन मजबूत कर रही। पिछली बार 18 सीटों पर कब्जा किया था, इस बार तो कह रही है कि पूरी की पूरी सीटें हम कब्जाएंगे और कह रहे हैं जो केंद्र की योजनाएं हैं वो भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहती या नहीं पहुंचाना देना चाहती। लेकिन मौजूदा सांसदों ने अच्छा काम किया है और उसके ब्याह पे अब और सीटें भी आएगी। ऐसा लगता है आपको? क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी पहले के मुकाबले तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के सामने आया भारतीय जनता पार्टी का। मैं 2021 में नेहा जी इन्होंने कहा था कि अब की बार 2 से जब यहाँ जो है हमारी सरकार बन गई थी तो उनको जनता ने यहाँ पर समझिए नकार दिया। तो ये इस बार भी इनकी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पे थी बताइए ना? 77 सीटें लेकर आई है उन्होंने। नहीं, उससे पहले कितनी सीटों पे थी? पहले तो उनकी सीटें कम थी, ये तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन सीट उनका बढ़ा, लेकिन सरकार तो उनका नहीं बना ना। यहाँ की जनता देखिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें आई है? डेवलपमेंट की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें आई है? पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत नहीं था, लेकिन उसके बावजूद 18 सीटों पर आपने 22 सीटें जीती, उन्होंने 18 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार ऐसा है नेहा जी, इस बार यहाँ की जनता जो है मन बना लिए हैं कि यहाँ पे 42 लोकसभा की सीट है। ये जो बोल रही है कि मैं 35 सीट लेके आऊंगा, जो हमारे अमित शाह जी यहाँ आए हुए थे, हमारे राजनाथ सिंह भी आए हुए थे, यहाँ बोल रहे थे अपने चुनावी भाषण में। तो देखिए इनका बोलना और कहने में फर्क है। यहाँ की जनता कभी भी ये हिंदू मुसलमान की राजनीति, यहाँ एक बार गलती हो गई है, वो कहीं न कहीं देखिए उस टाइम में उस पीरियड में आदमी कहीं न कहीं पे गलती किया है, लेकिन गलती को अपनी जनता यहाँ के आवाम सुधार रहे हैं और उनको जो है इस बार मुक्ति खानी पड़ेगी हम समझते हैं। मैं 4 जून को जब ईवीएम का जब खुलेगा तो मैं आपके दावे से साथ कह सकता हूँ 5 सीट से बेटी यहाँ नेहा जी बंगाल में नहीं आ रहे हैं। भारत में उनकी शिकस्त यकीनी है। इसलिए आज इस तरह की बात कि मुसलमानों को सारी संपत्ति दे देगी, आज कहने का मतलब है 55 साल भारत में 55 साल कांग्रेस ने हुकूमत किया, क्या इस तरह का कोई भी एक काम किया क्या कि मुसलमानों को सब कुछ दे दिया है? ये इस तरह का जो भाषा एक मर्यादा रखते हुए आज देखिए सबसे बड़ी आज अगर कहेंगे तो हमारे हिंदू भाई को अपमान किया हमारे प्रधानमंत्री जी। ये मंगलसूत्र की बात क्यों कर रहे हैं? ये हिंदू भाई के लोगों को क्यों उकसा रहे हैं हमारी माँ बहने के? ये पॉलिटिकल पर्सन जो भी होते हैं वो डेवलपमेंट पे बात करेंगे कि ना कि ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन एसटी एसटी ओबीसी की तरह की ये राजनीति में धर्म को क्यों लाने का है? राजनीति को राजनीति के हिसाब से होना चाहिए, धर्म अपनी जगह है, राजनीति को राजनीति के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अतुल जी ठीक है मकान कहाँ दिया? ठीक है, रोटी कपड़ा मकान तो छीन लिया, ठीक है, रोटी है नहीं आज। नहीं तो कहते हैं हमने प्रधानमंत्री आवास के तहत हो गया, ये तो कह रहे हैं हमने प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान लोगों को दिए, रोटी देने के लिए हमने फ्री 80 करोड़ लोगों को हम अनाज बांट रहे हैं। ये कह रहे हैं हमने तो सब दिया, क्या नहीं दिया? नेहा जी 80 करोड़ लोगों को जो देश में 5 केजी अनाज बांट रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं ये मेरे देश जो है पीछे की ओर जा रही है। जो देश खुशहाल होगा वो क्या 5 केजी अनाज लाइन लग के लेगा क्या? 80 करोड़ 140 करोड़ का देश जो हमारा है, आज देखिए कितनी बद से बदतर परिस्थिति है। ठीक है, ये देश पीछे जा रहा है, ये देश बहुत ही पीछे जा रहा है और यहाँ की जनता समझ गई है। ठीक है, मैं आती हूँ, उस पर मैं बात करूंगी। लेकिन अतुल जी देखिए, अब तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो संपत्ति आपके पूर्वजों ने जमा की अपने बच्चों के लिए, पोतों के लिए, वो संपत्ति पर भी कांग्रेस पार्टी जो है अब डाका डालना चाहती है। अब गठबंधन से आप चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है, अगर
कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इस तरह का अगर कोई बयान आता है तो क्या नहीं लगता कि पूरा गठबंधन उससे इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है? देखिए, इस समय जो चुनाव जो चल रहा है, दूसरे चरण का कल चुनाव है। जनता हर चीज जान रही है, जनता इतनी ना समझ नहीं रही है। हाँ। जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। और रही बात उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है देश का, हाँ। जहाँ से 80 सीटें आती हैं। हाँ। समाजवादी पार्टी और गठबंधन हाँ। जो है उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रहा है। हाँ। आज जनता समझदार है। अब जनता इनके जुमलों में फंसने वाली नहीं है। महंगाई एक समस्या है, बेरोजगारी एक समस्या है। संपत्ति ये वाले भारतीय में जनता क्या पार्टी नहीं के लगता द्वारा जो संपत्ति बंटवारे की बात की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, क्योंकि सैम पित्रोदा जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका में ऐसा होता है कि 45% ही किसी व्यक्ति के मरने के बाद उनके बच्चों को दी जाती है, जबकि 55% जो है उस पर गवर्नमेंट कब्जा कर लेती है। यही कुछ भारत में भी होना चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि इस तरह के तर्क देखकर कहीं ना कहीं गठबंधन की मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रहे हैं नेता? पेश किया जाए वो उचित नहीं होता है। और रही बात, इस समय मुद्दों की लड़ाई होनी चाहिए और हम हम अपनी बात करेंगे। हम समाजवादी पार्टी जो गठबंधन की बात होगी ना, चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। और जनता को मुद्दे पसंद आते हैं। हाँ। इधर उधर की बातें अब जनता नहीं सुनना चाहती है। इसीलिए प्रथम चरण में जो है जो मतदान हुआ वो सत्ता परिवर्तन के लिए हुआ और दूसरी चरण का मतदान कल होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के साथ परिवर्तन के लिए होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव लड़ने में फायदा क्यों लग रहा है आपको? 10 साल के भाजपा के कार्यकाल में जनता को महंगाई मिली, बेरोजगारी मिली और ये सब चीजें मिली। नहीं, अतुल तो मुझे जनता जो है समझदारी से कल मतदान करेगी और भारतीय जनता पार्टी को अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में सफाया होने जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, और गठबंधन की जीत होने जा रही है। समाजवादी पार्टी जो है मुद्दों की बात करती है और अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है। ठीक है अतुल जी, ये बताइए कि पहली बार तो ऐसा है नहीं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन से आप चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले भी गठबंधन आप कर चुके हैं, लेकिन आप कहते हैं कि उनका जो वोट है वो कन्वर्ट नहीं होता। ऐसा क्या इस बार आपको लग रहा है कि जो कांग्रेस का वोट है वो भी हमें मिलेगा, समाजवादी पार्टी का तो मिलेगा ही मिलेगा, और हम गठबंधन से चुनाव लड़कर एनडीए पर भारी पड़ेंगे? क्यों आप लोगों को ऐसा लग रहा है? क्या ऐसा खास है इस बार? देखिए, जनता जो है परिवर्तन का मूड बना चुकी है। जब परिवर्तन का मूड बना चुकी है तो जो गठबंधन के प्रत्याशी की ओर ही जनता अपना मतदान करेगी। और जनता जो है, जनता को पता है कि कौन सा दल जो है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से सफाई कर सकता। तो इंडिया गठबंधन ही उत्तर प्रदेश से जो है भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रहा है। इसीलिए जनता हमारी पार्टी की तरफ मतदान करेगी। ठीक है सुमित जी, देखिए ये मसला जो संपत्ति बंटवारे का हो या फिर जो वोट करने की बात हो, क्या अतुल जी कह रहे हैं कि जनता जो है वो हमारे गठबंधन को ही वोट करेगी, लेकिन क्या नहीं लगता कि ये जो आप तमाम पिच बिछाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें अगर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान आते हैं तो कहीं ना कहीं वो तमाम मेहनत पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं ऐसे बयान? नेहा जी नहीं, सच्चाई ये है हाँ। कि जिस विवाद पर जिस बात की ये बात कर रहे हैं वो बात ही नहीं है। अच्छा। सैम पित्रोदा जी ने एक एग्जाम्पल कोट किया था कि अमेरिका में ऐसा होता है। अभी अपन बैठ के किसी बात को कहें कि वहां ऐसा होता है तो इनको कुछ ना कुछ, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं, इनके पास अपना कोई एजेंडा नहीं, जनता इनको नकार चुकी है। इनके साथ क्या हुआ, ये तमाम संस्कृत की एक लाइन है, काल सत्य वदति। इस समय आपको सत्य का ज्ञान करा देता है, इनको सत्य का ज्ञान हो गया है। सत्य ये है कि इनकी विदाई तय हो गई है, इसलिए ये इस तरह की बातों पे आ रहे हैं। देश के हाल की बात बता दूं आपको नेहा जी, वर्ल्ड इनसिक्योरिटी इंडेक्स में 180 देशों में इस देश का नंबर 172वां है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में 60 देशों में इस देश का स्थान 46वां है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 160 देशों में 132वां है। हंगर इंडेक्स में 121 देशों में 107वां है। यहाँ इस जगह इस देश को ले गए, जनता आगे जा चुकी है, जनता इनकी विजय करने का मन बना चुकी है और इसीलिए ये बौखला रहे हैं और दिए कि ये अंतिम लॉ है जो फड़फड़ा रही है, बुझने से पहले इससे ज्यादा। अश्विनी जी, आप तो कह रहे विकास हो रहा है, ये तो तमाम आंकड़े दे रहे हैं, कह रहे कहाँ विकास हुआ है? देश को गर्त में ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। विनाश हुआ है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस पूरे जोर शोर से गई थी और जनता के पास, जनता ने इनको नहीं सुना।
हाँ। यही आंकड़े ये लोग दे रहे थे, सड़क पे नहीं दे रहे थे, सिर्फ और सिर्फ जो टेलीविजन चैनल पर दे रहे थे। हाँ। तब तक जनता ने देखा कि किस तरीके से मजबूत नेतृत्व जो है हिंदुस्तान में मोदी जी के पास है और मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है। मोदी जी ने राष्ट्रीय इज्जत घर बनाया। इन लोगों को वो समझ में नहीं आया था कि देश में शौचालय की भी जरूरत होती है, महिलाएं कहाँ जाती हैं। इन लोगों ने रोटी कपड़ा और मकान का नारा तो दे दिया, लेकिन मकान नहीं दिया, रोटी नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया। हमने जो है 11 करोड़ ईपीएफओ का आंकड़ा था, ईपीएफओ के खाते थे, आज 27-28 करोड़ है। तो ये रोजगार सृजित हुआ है, तभी है। एमएसएमई का हाल देखिए, हम कितना जो है आगे बढ़ा चुके हैं। 3 किलोमीटर ये सड़क बनाते थे, आज हम 37 किलोमीटर रोज सड़क बना रहे हैं। ये हवा में भूत प्रेत आकर बना रहे हैं, रोजगार सृजन नहीं हो रहा है। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल हमारे यहाँ बन रहा है, भूत प्रेत आकर बना रहे हैं। हमारे यहाँ जो है कारें 41 लाख बिकती हैं एक साल में, वो भूत प्रेत आकर बना रहे हैं। ये कांग्रेसी लोगों की जो है, जितने लोग हैं वो लोग बना रहे हैं आके। तो ये कहाँ से रोजगार सृजन हो रहा है? हिंदुस्तान इस समय एक बहुत ही बेहतर, और इन लोगों के पास विजन नहीं था। ये 5-5 साल की योजनाएं बनाते थे, पूरी नहीं होती थी। 2047 तक माननीय मोदी जी ने कहा है कि देश विकसित राष्ट्र होगा। इन लोगों को पच नहीं रहा है। इन लोगों की स्थितियां इस समय इतनी खराब हो आप लोग चुकी हैं इतने ओवर कि बेरोजगारी कॉन्फिडेंस जो क्यों है आप लोगों में कि नहीं हम ही सत्ता में आएंगे? नेहा जी 1 मिनट का मौका हमें दें। मैं आ रही। जनता का आशीर्वाद हमें 2004 दोहराने जा रहे हैं। माननीय जो है मोदी जी के पास जो चीजें हैं, जो स्थिति है, माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं देश की माताओं बहनों के लिए। हमने ये बताइए, लखपति दीदी के बारे में सोचा था इन्होंने? आज स्वयं सहायता समूह पूरे देश में जिस तरीके से चल रहा है, महिलाएं हमारी जो वो हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। हमने उड़ान योजना, मुस्लिमों को सबका उन तमाम चीजों को रखिए ना सिर्फ जनता के बीच में। ये संपत्ति बंटवारा, मंगलसूत्र, ये तमाम मुद्दों को रखने का क्या मसला है? क्यों बताना पड़ रहा है कि आपका आरक्षण लेकर उन लोगों को दे दिया जाएगा जिनके ज्यादा बच्चे हैं? क्यों बताना पड़ रहा है तमाम चीजों को? नेहा जी, बताना पड़ेगा। जब कांग्रेस कहेगी कि बहुसंख्यकवाद इस देश में बर्दाश्त नहीं होगा, यानी कि हिंदू इस देश में बर्दाश्त नहीं होंगे। इनके डीके शिव कुमार के भाई कहते हैं, इससे पहले क्या हिंदू खतरे में थे? कैसी बात कर रहे हैं? इससे पहले 50 सालों तक, 60 सालों तक हिंदू खतरे में थे क्या? इनको कहने को क्या इन्होंने क्यों लिखा है? फिर इन्होंने लिखा है ना, मैंने तो कुछ नहीं कहा। बहुसंख्यकवाद ये कहते हैं बर्दाश्त नहीं देश में, यानी कि हिंदू इनको बर्दाश्त नहीं है। ठीक है सर, कौन कहना चाह रहा है? अभी आप फोन लाइन पे हैं, अपना नाम बताइए, कौन कहना चाह रहा था? अभी आपने बार बार बोला मुझे कहना है कुछ। सुमित जी, जी मैं इतना ही कहना चाहता हूं। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जो होगा वो जला रह जाएगा, और वो दिया इंडिया गठबंधन का होगा। और अगले 5 साल कांग्रेस के हाथ में मजबूती के साथ जलता रहेगा और इस देश को प्रज्वलित करता रहेगा। जहाँ तक मेरे भाई ने बात बताई, मैं बता देता हूँ नेहा जी, हमने तेल बनाया, बेल बनाया, एम्स बनाए, आईएम्स बनाए, जन कल्याणकारी काम करती हैं, वक्त के अनुसार सरकारें कार्य करती हैं। इसमें कौन सी नई बात है? हमने काम करे, हमने 65 साल काम ही करे ना, जब तो आप आगे बढ़ पाए भाई। हमने लोकतंत्र को मजबूत किया, जब तो आप आगे आ पाए ना। ये तो मान रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। जो सत्ता में होगी वो काम करेगी, मानते हैं ना? नहीं मैडम, मैं कह रहा हूँ कि सरकारें काम करती हैं, लेकिन इस सरकार ने जिस तरह के काम किए हैं वो देश के सामने की 8 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए पिछले 10 साल में। 74% देशवासियों को आज की तारीख में पोषक आहार नहीं मिलता। ये देश 10वीं पास करके पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों में, बेरोजगारों में अव्वल नंबर पर आ गया पिछले 10 साल में। तो ये उपलब्धियां भाजपा की हैं, इनको लेके जाए तो जाए कैसे? इसलिए मछली और मुसलमान नजर आता है। नेहा जी, हमारे बीजेपी के मित्र कह रहे थे कि हमारे सरकार ने शौचालय बनाया, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से कि सबसे पहले भोजनालय की आवश्यकता होती है। जब भोज होगी तब न शौच होगा। भोजनालय तो लोगों को है नहीं, देख लीजिए, में तो अनाज है नहीं, विकास करने वाले, शरीर में तो कपड़ा है नहीं, ये विकास करने वाले। आपसे ज्यादा बोलना जानते हैं, आप 5 किलो राशन दे रहे हैं, उसके लिए मना कर रहे हैं, भोज नहीं। आप मत कीजिए, हमारी बात पहले सुनिए। आप जो कह रहे थे, मैं सुन रहा था खामोशी से, तो हम जो बोल रहे हैं कि भोजनालय तो है नहीं, तो शौचालय कहाँ से होगा? शौचालय जो बनाए हैं, जिसके ऊपर में न पानी है, न छत के ऊपर में एस्बेस्टर है, सिर्फ बनाने से नहीं होगा। और मैं नेहा जी एक बात बोलना चाहता हूँ, मोदी ने
मोदी जी ने, हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमीरों को 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर करके गरीबों का हक मारा है। इतने में 20 साल तक सिलेंडर का समझ लिए हम लोगों का भरा हो जाता और हमारे फौज का 20 साल तक का खर्चा हमारा पूरा एक्सपेंस होता है। लेकिन इन्होंने मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूं सर, इनको मित्रों को माफ कर दिया है। तो देखिए ये क्या है, ये सरकार एक ऐसी सरकार है, हम दो हमारे दो, मैं 2 आदमी काम कर रहा हूँ, हम 2 लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। तो ये सोचना पड़ेगा, हम लोगों को समझना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये बता दें आपको कि दूसरे चरण का चुनाव है, कल ही चुनाव होने हैं और आप सभी से अपील एपीएन भी करता है कि आप सभी कल सुबह सुबह सबसे पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।